वहां पर मैंने इस चीज के बारे में बताया था कि कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं डबल लेयर मेम्ब्रेन वाले होते हैं और कौन कौन से सिंगल लेयर वाले। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन वाला एक ऑर्गन होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने जाना था। फिर हम लोग एक बात और बताया था मैंने कि जो न्यूक्लियस होता है ना, जो केंद्रक, साथ ही ध्यान देना जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो वो हम एक प्रकार का क्या होता है, तो वो, ठीक है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा एक सेल का सबसे बड़ा अंग होता है, और इसको हम लोग दूसरा बड़ा अंग के रूप में जानते हैं। आवाज देखो कम आ रहा, आवाज को बड़ा वैसे वहां से। ये दूसरा बड़ा अंग होता है, इस चीज को ध्यान देना। इट इज लार्ज यानी सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल, यानी कि यह दूसरा बड़ा अंग होता है किसका, तो कोशिका का दूसरा बड़ा, यानी बहुत सारे कोशिका के अंग है, और उन अंगों में से बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है सबसे बड़ा होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये दूसरा बड़ा अंग के रूप में इसको जाना जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान देना। तो हम लोग इन्हें मैंने यहाँ पे ये बताया, साथ ही याद रखना हम बात करें कि इसकी खोज किसने किया था। अगर इसकी, चलिए एक बार कमेंट करेंगे साउंड क्लियर है, आवाज सही आ रही है। एक बार कमेंट करेंगे आवाज क्लियर है, आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है। एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे भाई, सभी साथी कमेंट करेंगे आवाज क्लियर आ रही है एक बार। और हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया है वो किसके द्वारा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के लिए दो व्यक्ति का नाम आता है। एक तो हमारा कॉलिफर, जिन्होंने 1880 ईस्वी में इसको देखा था सिर्फ, मतलब इसके बारे में अपने इसके बारे में विशेष अध्ययन को नहीं किया था और ना ही इसके बारे में पुष्टि किया था। बस उसने ये देखा था कि एक प्रकार का अंग होता है जो कोशिका के अंदर होता है, और वो कोशिका का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा अंग माना जाता है। जबकि सबसे बड़ा तो मैंने बताया था कि न्यूक्लियस होता है। और अभी हम बात कर रहे हैं कौन सा होता है दूसरा बड़ा अंग, तो उसको हम लोग किस रूप में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो खोज किया था, ये इसकी जो मेनली जो खोज किया था वो अल्टीमेट ने किया था वो 1886 ईस्वी में। अब आपके ये दिमाग में आएगा कि कौन सा पहले होगा, तो ध्यान देना साथी, हम बात करेंगे कि जो अगर कॉलिफर दिया ऑप्शन में तो हमारा कॉलिफर सही होगा, नहीं तो हमारा अल्टीमेट आंसर सही होने वाला है, ठीक है। जबकि इसके नामकरण के बारे में बात करते हैं कि इसका जो नोमेनक्लेचर जो किया था, नामकरण, वो किसके द्वारा, तो एक साइंटिस्ट है जिन साइंटिस्ट का नाम है बेंडा। इस बेंडा के द्वारा इस माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण भी किया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं भाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि इसके अंतर्गत में क्या होता है। साथ ही आप लोग इसमें इसी तरह लिखते रहेंगे, इसके अंतर्गत में क्या होता है। इसके अंतर्गत वायवीय श्वसन होती है। वायवीय श्वसन कहने का मतलब, वायवीय श्वसन मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वायवीय श्वसन यानी कि हम बात कर रहे हैं, हम बात करें किसके बारे में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो ध्यान देना इसके अंतर्गत में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इस बात को आप लोग याद रखना। और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है, इस चीज को आप लोग याद रखना। और इस वायवीय श्वसन कहने का मतलब क्या होता है भाई, अगर हम डिस्कस करते हैं कि वायवीय श्वसन होता क्या है, अगर हम बात करें कि वायवीय श्वसन होता क्या है, तो ध्यान देना वायवीय श्वसन के अंतर्गत में होता यह है कि जब हमारा ग्लूकोज, ये जो हमारा खाया था और पचाया था, खा के पचाते हैं तो ग्लूकोज मिलता है, और वो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमको CO2 H2O और क्या करता है भाई, तो 38 ATP हमको ऊर्जा का निर्माण करता है। 38 ATP क्या करता है भाई, तो ऊर्जा का निर्माण करता है। और ये आप देख पा रहे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडाइजन हो रहा है, किसका, तो ग्लूकोज का। मेरे कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत में क्या हो रहा है भाई, तो इसके अंतर्गत में वायवीय श्वसन होता है, और इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये ऊर्जा की प्राप्ति कर रही है। किसका प्राप्ति कर रहा है, ऊर्जा, जो किसके रूप में, जो एटीपी के रूप में, जिसको हम लोग किस रूप क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग किस रूप में, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जानते हैं। और इस रूप में क्या करता है कि ऊर्जा को उनको प्राप्त करता है। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को एक अन्य नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है ना, इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान देना, इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं, और वो अन्य नाम होता है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। भाई ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, सो दैट दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इसलिए इसको हम लोग किस रूप में, तो कोशिका का ऊर्जा गृह के रूप में जानते हैं। हम बोल सकते हैं ना इसको, आप भी बोलिएगा हम भी बोलेंगे, आप भी बोलो हम भी बोलो, सब मिलकर बोले। तो ध्यान देना
कि हम बात कर रहे हैं कि इसे हम बोलते हैं कि इसे हम लोग किस रूप में, इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ, इसे हम लोग किस रूप में, तो पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का, यानी कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं कि कोशिका का ऊर्जा गृह के रूप में, कोशिका का ऊर्जा गृह के रूप में किसको जाना जाता है? तो याद रखना मेरे दोस्त, उसको कौन सा अंग है, तो उसका अंग है, वो अंग का नाम क्या है? तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देखना भाई, ईंधन क्या होता है? ईंधन हमें उसी कहते हैं जिससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ईंधन हम उसे कहते हैं जिससे हमें क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर की कोई भी ऐसी क्रियाएं है ना, उन क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा कहाँ, जहां ऊर्जा जो मिलता है, जिससे मिलता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। जैसे सपोज डैट हम बोल सकते हैं कि गाड़ी के अंतर्गत में पेट्रोल भरे जाते हैं, डीजल भरे जाते हैं। ये इसलिए भरे जाते हैं ताकि उससे हमको क्या मिले? ऊर्जा मिले। वो टूटे तो ऊर्जा हमको मिले। सेम उसी प्रकार इसमें भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या टूट रहा है भाई? तो ये हमारा ग्लूकोज टूट रहा है। इसलिए इस ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन, इसलिए इस ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कोशिकीय, इसे हम लोग कोशिकीय ईंधन के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना। इस ग्लूकोज को हम लोग सेलुलर फ्यूल कहते हैं भाई, इस बात को ध्यान रखना। ग्लूकोज को हम लोग कोशिकीय ईंधन यानी सेलुलर फ्यूल के रूप में जानते हैं, क्योंकि यही तो टूट रहा है, तब तो हमको ऊर्जा मिल रही है। और जो ऊर्जा होती है ना, उसको हम लोग किस रूप में, तो उस ऊर्जा के बारे में बात करें। ऊर्जा किस रूप में मिल रहा है भाई? एटीपी के रूप में मिल रहा है। इस एटीपी को हम लोग ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा की बोल सकते हैं कि इसको हम लोग किस रूप में, हम ऊर्जा की मुद्रा के रूप में जानते हैं। ऊर्जा की मुद्रा यानी करेंसी ऑफ, यानी बोल सकते हैं कि करेंसी ऑफ एनर्जी के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? तो याद रखना, उसको हम लोग एटीपी कहते हैं, जिसको हम लोग एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। तो ये जो कहानियां हमारी हो रही थी माइटोकॉन्ड्रिया की, इससे माइटोकॉन्ड्रिया में इससे ज्यादा डिटेल्स आपको पढ़ना नहीं है, इससे ज्यादा डिटेल्स आपको पढ़ना नहीं है। और बस इतना पढ़ लिया एनफ है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? पावर हाउस ऑफ सेल। इसके अंतर्गत में कैसा शोषण होता है, इसमें किसको कोशिकीय ईंधन कहते हैं, किसे ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, एटीपी जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी खोज किसने किया, इसका नामकरण किया किसने किया, और इसके बारे में बात करते हैं कि यह कोशिका का कैसा अंग है भाई? तो दूसरा बड़ा अंग है। और ये किसके ऊपर कितनी झिल्लियां होती हैं? तो इसके ऊपर 2 लेयर की झिल्लियां होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन इसके ऊपर होते हैं। इसलिए इसको हम लोग किस रूप में, तो दोहरी झिल्ली युक्त अंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो एक बार क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज ऑल क्लियर करेंगे और थंब करेंगे। जितने भी साथी हमारे सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं, जितने भी साथी हमारे सेशन को ज्वाइन किए हुए, तो आप लोग इस पर थंब करना। इसके बाद हम दूसरे कोशिका के अंग के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम होगा, जिसको हम लोग लाइसोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट करना, एक बार सभी लोग कमेंट करना मेरे साथ ही। ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हे भाई नोट करते रहो यार, साथ साथ में नोट करते रहो ना। नोट करने आपके पास बोर्ड पीडीएफ जाएगा ना, फिर भी नोट करते रहना। अब मेरे को 1 घंटा टाइम मिलता है और उसमें भी मैं नोट कराने के लिए टाइम दो 10 मिनट 5 मिनट, तो फिर तो सोचो क्या होने वाला, ठीक है। और आज ऐसे भी हमारी, चलो ठीक है। प्रदीप कुमार एक बार फिर से वीडियो को शुरू से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। ओके, ऑल क्लियर। ओके, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट नाउ नेक्स्ट ऑर्गन एंड विच इज नोन एज, जिसको हम लोग किस रूप में, जिसको हम लोग लाइसोसोम के रूप में जानते हैं। ध्यान देना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक हम दूसरे ऑर्गन के बारे में बात करें जिसका नाम है लाइसोसोम। जिस साथ ही याद रखना, इसको हम लोग लयन काय बोलते हैं, लयन काय के नाम से हिंदी में जानते हैं, और ये लाइसोसोम होता है। ध्यान देना कि लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है, बहुत सारी कहानियां हैं। एक बार ध्यान से समझेंगे कि लाइसोसोम होता क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ, हु वाज द डिस्कवरर ऑफ दिस लाइसोसोम। देन वी हैव टू से, यानी हम बात करते हैं कि इसकी जो खोज सबसे पहले किसने किया था। इसकी जो खोज किया था लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। डी डुवे नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस लाइसोसोम का खोज किया था। जिन्होंने क्या किया था, तो इस लाइसोसोम का खोज किया था। इस बात को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इस लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करते हैं, तो साथ ही ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं कि इसका जो निर्माण होता है ना,
इसका निर्माण किसकी टूटने फूटने से होता है? तो इसका निर्माण गोल्जी बॉडी का नाम सुने होंगे। अभी हम बात करेंगे इस गोल्जी बॉडी के बारे में। इसका निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। इसका जो निर्माण होता है गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में, यानी हम अभी जस्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? गोल्जी बॉडी के बारे में। इसके बाद तो हम बताएंगे कि गोल्जी बॉडी होता है क्या है, दिखता कैसा है। साथ ही लाइसोसोम के बारे में अगर सभी लोग कमेंट करना, तो एक बार सभी साथी मेरी कमेंट करेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने पीछे बता रखा है कि वो लाइसोसोम जो होता है किस प्रकार का ऑर्गन होता है। इट मीन्स कि वो डबल लेयर मेम्ब्रेन वाले होते हैं, या फिर सिंगल लेयर मेम्ब्रेन वाले होते हैं, या फिर बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करना, क्योंकि इसके बारे में मैंने पिछले बार में बता चुका हूं कि कौन कौन से सेल ऑर्गन होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं। बट यू हैव टू से विच टाइप ऑफ दिस ऑर्गन, यानी यह जो है कैसा ऑर्गन होता है। इट मीन्स की हाउ मेनी लेयर, यानी कितने लेयर इसके ऊपर होते हैं, यानी कि इसकी झिल्ली होती है कितने लेयर में होती है। एक बार सभी लोग साथ ही कमेंट करना, ठीक है। हाँ, लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब हम बात करें लाइसोसोम के बारे में। तो ध्यान देना, लाइसोसोम मैंने बोला कि इसका निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा किया गया था, और ये कैसे लेयर वाले होते हैं, बार सभी लोग कमेंट करना। ध्यान देना साथी, यह क्या करता है? तो यह कोशिका के अंदर, अभी मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। ये कोशिका के अंदर बेकार के पदार्थों का, बेकार की जो पदार्थ होते हैं ना, उस बेकार के पदार्थों का क्या करता है? तो बेकार के पदार्थों का पाचन कर या कोशिका के अंदर बेकार के पदार्थों का पाचन कर कोशिका द्रव को साफ रखता है। कोशिका द्रव को साफ रखता है। साथ ही बोल सकते हैं कि साथ ही ये करता क्या भाई? साथ ही अन्य कोशिकांगों का, साथ ही अन्य सेल ऑर्गन का, अन्य कोशिकांगों का, साथ ही अन्य कोशिकांगों का सुरक्षा करता है। ठीक है, चलो सब लोग बताना एक बार। हाँ, कुछ लोग का आंसर आ रहा है। एटीएम, अच्छा क्या बोले? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत लोग का कमेंट आ रहा है और बहुत लोग का आंसर सही भी आ रहा है, और बहुत लोग का कमेंट आ रहा है, बहुत लोग का आंसर सही आ रहा है। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बहुत तेजी से कमेंट भाग रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस आप लोग इसी तरह रिस्पॉन्स देते जाओ, बाकी तो हम आप लोग के साथ हैं। और ध्यान देना साथी, लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम के ऊपर जो है एकल परत मेम्ब्रेन होती है, एकल परत झिल्ली होती है लाइसोसोम के ऊपर। यह एक प्रकार का एकल परत झिल्ली वाला ऑर्गन होता है। एकल परत झिल्ली तथा थैलीनुमा संरचना होता है, तथा थैलीनुमा बोल सकते हैं, तथा थैलीनुमा संरचना होता है। इस चीज को आप लोग याद रखना, थैलीनुमा संरचना होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना। हम बात करें किसके बारे में? तो हम बात करें लाइसोसोम के बारे में। अभी लाइसोसोम करता है क्या? जैसे मान लो कि एक हमारा सेल है, और सपोज हमने बात किया कि एक हमारा सेल है भाई, एक हमारा सेल है, और सेल में बहुत सारे ऑर्गन है। जैसे हम लोग सपोज बात करते हैं कि एक मान लो कि हमारा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अलावा एक जो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद बात कर सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट होता है ना, एक जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी कहते हैं, साथ ही ध्यान देना गोल्जी बॉडी होता है। उसके बाद बोल सकते हैं कि एक जो थैलीनुमा संरचना होती है, यही हमारा लाइसोसोम है। यही हमारा क्या है? लाइसोसोम है, जिसके अंतर्गत में क्या होता है? तो कुछ इंजाइम्स पाए जाते हैं। भाई कैसे पाचन करता है? तो मान लो कि इस बॉडी के अंतर्गत में कोई एक अनुवांशिक बेकार का पदार्थ ही आ गया। ये जो पिंक वाला मैंने बनाया है ना, एक प्रकार के बेकार के पदार्थ आ गए। भाई ये बेकार के पदार्थ है जो कि हमारे पूरे के पूरे कोशिका द्रव, यानी कि पूरे के पूरे लिक्विड होते हैं, और उस लिक्विड को क्या कर रहा है कि उसको गंदा कर रखा है, तो गंदा कर रखा है। तो ये हमारा लाइसोसोम क्या करता है ना, ये जो लाइसोसोम क्या करता है कि धीरे 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 इसके ऊपर आएगा और बैठ जाएगा। ये क्या क्या इसके ऊपर बैठ गया, और बैठने के क्रम में ये इसका धीरे धीरे क्या करता है? डाइजेशन कर लेता है। भाई डाइजेशन कर लिया तो हमारी कोशिका द्रव भी क्या होगी? साफ हो गई। कोशिका द्रव जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म के रूप में जानते हैं, वो भी हमारा क्लीन हो गया। और साथ ही साथ कि जो ये बेकार का जो पदार्थ इसमें आ गया था, उसके द्वारा हमारे कुछ ऑर्गन अफेक्टिव हो सकते थे।
कहने का मतलब है कि अफेक्टिव करने का मतलब कि ये जो है वो घातक हो सकता था किसी और ऑर्गन के लिए। तो ये क्या किया कि भाई उसका बचा, यानी कि इस कोशिकांगों को भी इसका पाचन करके क्या किया कि बचा लिया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो लाइसोसोम होता है, सबसे पहले तो यह कोशिका द्रव को साफ किया, और उसके साथ 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 ही याद रखना कि ये क्या करते हैं, तो ये हम लोग बात करते हैं कि ये कोशिका द्रव यानी कोशिका के अंगों का ये सुरक्षा भी करने का काम किया। कभी कभी आप सुनते होंगे कि मान लो कि सपोज आपके भी साथ ऐसा होता होगा और मेरे साथ भी होता है, सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। अगर मान लो कि किसी भी हमारा सेल जो है क्षति यानी चोट लगता है ना, तो सेल हमारे वहां पे देखना कि काले हो जाते हैं। वो काले हो जाते हैं, काले क्यों होते हैं? काले इसलिए होते हैं ना, क्योंकि उसमें बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान देना कि उसकी जो सेल होती है, मान लो कि हमने मारा कि मैंने इसको मारा, तो इसको जब मारा मैंने, तो यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं उन सबको चोट लगेगी। जब इन सेल को चोट लगेगी तो जब सेल के उसके अंदर के जितने भी ऑर्गन उन सबको चोट लगेगा। भाई सेल को लगा तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन है उन सबको लगेगा। जब इन ऑर्गन को लगता है तो हमारा कोशिका जो लाइसोसोम जो होता है हमारा, वो फट जाता है। लाइसोसोम क्या होता है? फट जाता है, जिसकी वजह से ये जितने भी कोशिका के अंग हैं, जितने भी कोशिका के अंग हैं, इन सबका ये क्या कर लेता है? डाइजेशन कर लेता है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या किया भाई, तो ये फट जाता है और फटने के क्रम में जितने भी सेल ऑर्गन है तो सबका डाइजेशन कर लेता है। अब ये जो डाइजेशन की प्रक्रिया और बेकार के पदार्थों का जो पाचन यानी कि जो सब मैंने बोला कि डाइजेशन वगैरह कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके अंतर्गत में क्या होती है, तो इसके अंतर्गत में एक इंजाइम पाया जाता है विच इज नोन एज हाइड्रोलाइटिक इंजाइम। जिस इंजाइम को हम लोग किस रूप में, तो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम के रूप में जानते हैं। तो हमारी कोशिकाएं जब क्षतिग्रस्त होती है और वहां पे लाइसोसोम फट जाता है, तो वो जो हमारा सेल क्या होता है, डेड कर जाता है, डेड कर जाता है। और यही रीजन है कि इस लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये अपने ही आत्मा को मार देता है भाई, अपने ही बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको मार देता है। सो दैट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। इसलिए हम लोग इसको लाइसोसोम को क्या कहते हैं भाई, तो इसको हम लोग सुसाइडल बैग के रूप में, सॉरी आत्महत्या की थैली के रूप में जानते हैं। ठीक है। और उसके अलावा और भी हम बोल सकते हैं कि मान लो कि कोई हमारा अंग अच्छे से काम नहीं करे, बेकार का अंग हो गया, तो उसको भी ये क्या करे, डाइजेस्ट कर, यानी उसको भी ये पाचन कर लेता है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि हमारे लाइसोसोम की क्या क्या कारनामे थे, और साथ ही याद रखना कि इस लाइसोसोम में एक इंजाइम पाया जाता है, और उस इंजाइम को याद रखना कि इसमें हम लिख देते हैं कि इसमें हाइड्रोलाइटिक इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसको भी आप लोग लिख लेना कि इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। और मैंने बोला कि इसे अगर हम बात करें कि इसके अन्य नाम बहुत सारे हैं, और अन्य नाम के बारे में बात करते हैं, तो अन्य नाम में कौन कौन से नाम है, तो हम बोल सकते हैं कौन कौन सा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली के रूप में किसको जानते हैं भाई, तो इसे हम लोग लाइसोसोमा को जानते हैं, जिसको हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। मैंने बोला कि इसे हम लोग किस रूप में, तो इसको हम लोग सुसाइडल बैग के रूप में जानते हैं। इसको हम लोग एटम बम कहते हैं, बाप रे बाप, परमाणु बम, एटम बम के बारे में बात करते हैं। इसका एक अन्य नाम है, फट जाता है ना तो सबको डेड कर जाता है। उसके बाद बात करते हैं कोशिका द्रव का, हम बात करें किसके बारे में, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कोशिका द्रव होता है ना, कोशिका द्रव का सफाई कर्मी, कोशिका द्रव का हम बात करते हैं कि कोशिका द्रव का, इसको हम लोग किस रूप में, तो सफाई कर्मी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि कोशिकांगों का सुरक्षा कर्मी भी इसको बोलता है। ध्यान देना, इसको हम लोग एक और नाम से जानेंगे कि कोशिकांगों का
कोशिकांगों का मतलब कोशिका के अंगों का सुरक्षा कर्मी के नाम से इस ऑर्गन को जाना जाता है। सुरक्षा कर्मी के नाम से इस ऑर्गन को जाना जाता है। तो ये सभी की सभी कहानियां हमारी चल रही थी। वो लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं, और लाइसोसोम की खोज किसने किया, इसका निर्माण कैसे होता है, और ये करता क्या, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो ठीक है वंदना कुमारी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रियली बता रहा है, अगर दिल से पढ़ाई करोगे और दिल से अगर मन लगा के पढ़ोगे ना, वाकई एक चीज बता रहे भाई, हमारे साथ एक्चुअल यहाँ ही नहीं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं जहां भी पढ़ाता हूँ वहां पर एक अपना बोलबाला होता है। जैसे कि ऑफलाइन से पढ़ाते हैं ना, तो ऑफलाइन में सोचो मत, ऑफलाइन वाले बच्चे तो इंतजार करते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कैसे 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेज होती है, तो 1.5 घंटा 2 घंटा पता नहीं कैसे होता है कि बीत जाते हैं। उनको बोलते हैं कि सर और पढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि मैं उन लोग को कुछ और देता हूँ, मैं वही देता हूँ जो आप लोग को दे रहा हूँ। हाँ, बस वहां पे इंटरेक्शन होते हैं, वहां पे जो काउंटर क्वेश्चन होते हैं, उनका जो रिप्लाई होता है ना, रियली उन लोग का जब रिस्पॉन्स बेटर होता है तो अपना मन करता है कि दिल निकाल कर उनको दे दे। और रियली अगर आप भी मन लगा कर पढ़ोगे और एक मानसिकता बना लोगे कि हाँ, इस सारी चीजें सही जा रही हैं, और पढ़ोगे ना, तो यकीनन मानो कि आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा बायोलॉजी के अंतर्गत में। मैं बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, वो जीएस पोर्शन के हो, पीआरटी पोर्शन के हो, या फिर आपके सब्जेक्ट में भी अगर साइंस है, तो यकीनन मानो कि आपको उससे एक क्वेश्चन से फिर छुटकारा मिल जाएगी, यानी कि उसको टेंशन ही छोड़ देना है, टेंशन ही छोड़ देना है। मैं रियली गारंटी दे रहा हूँ इस बात का। बट आप लोग एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे तब, ऐसा नहीं हो कि मेरे को हाथ जोड़ना पड़े कि हे प्रभु, हे प्रभु बख्श दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर हम भी वेट करते हैं आपका। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेट करते हैं। तो हो गया, लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम कंप्लीट हो गया। एक बार बताना, एक बार कमेंट करना मेरे दोस्त। ठीक है, लाइसोसोम क्लियर हो गया। सोनम कुमारी, आपको 1 घंटा इससे पढ़ा था ना कि आप उतना अच्छे से पढ़ती नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा लाइसोसोम हो गया, और लाइसोसोम हमारा कंप्लीट होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट ऑर्गन क्या होगा। ठीक है, और आप लोग की भी क्लासेज कुछ बढ़ा दिए जाएंगे। अभी हमारे पास बहुत सारी क्लासेज है, जहां भी देखो वहां पर केसरी सर, केसरी सर, केसरी सर। मतलब मेरे अलावा साइंस बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बट हर जगह केसरी सर से पढ़ना है, केसरी सर से पढ़ना है, तो थोड़ा सा होता है ना कि भाई जानते ही हो कि इतनी बिजी शेड्यूल चलती है। हाँ, मैं आप लोग के टाइम को लूंगा, मैं टाइम को अपने बढ़ाने वाला हूँ। ठीक ठीक है, अब हम आगे बात करें भाई, अगला ऑर्गन हमारा क्या है। अगले ऑर्गन के बारे में बात करें, हमारा अगला ऑर्गन, मान लो कि हम बात करें गोल्जी बॉडी के बारे में। एक बार सभी लोग ध्यान देना कि गोल्जी बॉडी करता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं भाई, जिसको हम लोग हिंदी में गोल्जी काय के नाम से जानते हैं। अब ये गोल्जी काय जानते हो क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया था कि यह एक प्रकार की एकल परत झिल्ली वाला अंग होता है, यानी सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, एकल परत झिल्ली झिल्ली अंग के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, यानी ये एक प्रकार का एकल परत झिल्ली वाला अंग होता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो खोज किया था ना मेरे दोस्त, याद रखना, इसकी जो खोज किया था एक साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट को हम लोग कैमिलो गोल्जी के नाम से जानते हैं। और ये जो कैमिलो गोल्जी है, उन्हीं के नाम पर इनको इसका जो नाम रख दिया गया, गोल्जी काय रख दिया गया। कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट के द्वारा इस गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय की खोज किया गया था। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम बात करते हैं कि ये जो हमारा गोल्जी बॉडी है, इसका मुख्य काम होता है क्या। तो साथ ही याद रखना कि यह क्या करता है कि प्रोटीन जो होते हैं ना, प्रोटीन प्रोटीन कॉमा कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, तथा तथा जो लिपिड्स होता है, लिपिड्स, जो कि ध्यान रहा अब आपके दिमाग में कि लिपिड्स होता है क्या। साथ ही याद रखना कि हम लोग वसा जो बोलते हैं ना, वसा उसी का एक स्टैंडर्ड नाम है, उसी का एक स्टैंडर्ड नाम के रूप में हम लोग लिपिड्स के रूप नाम से जानते हैं। तो ये लिपिड्स का क्या करता है, यानी इन सब का पैकेजिंग कर, इन सब का बात करते हैं, इन सब का पैकेजिंग करता है भाई, पैकेजिंग कर उसकी निश्चित जगहों पर,
क्या बोला मैंने, उसके निश्चित जगहों पर, उसकी निश्चित जगहों पर पहुंचाता है तथा पहुंचाता है तथा श्रावण करता है। पहुंचाता तो है तथा श्रावण करता है। भाई श्रावण भी करता यही है, तथा श्रावण करता है, इस बात को आप लोग ध्यान देना। श्रावण मतलब सेक्रेशन करता है। मान लो कि सबका किसी की जरूरत, जैसे कि मान लो सपोज मैंने बोला कि एक हमारा सेल है और सेल की ये पार्ट हमारी क्षतिग्रस्त हो गई, तो ये गोल्जी बॉडी, देखो ये हमारा गोल्जी बॉडी है, और ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा ना, तो लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबका ये पैकेजिंग कर लेगा और देखेगा कि भाई यहाँ पर हमारा क्षतिग्रस्त है, तो इसके पास जाकर वहां पे पहुंचा देगा और उसको स्रावित कर देगा। चलो भाई, और धीरे 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 हमारे सेल हमारे पूरे के पूरे बन जाते हैं। सपोज हमने बोला कि कुछ इस टाइप से इसके काम करता है, और यही रीजन है। अब जिसकी जहां जरूरत होती है ना, उसको वहां ही पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी। और साथ ही साथ ये एनर्जी, मतलब ये सारे के सारे हमारे एनर्जी के एक पार्ट होते हैं ना, इन सबका ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान देना, यही रीजन है कि इसको हम लोग किस रूप में, तो ये गोल्जी बॉडी क्या करता है कि जिसकी जहां जरूरत जितनी होती है ना, उतना ही काम करता है। जैसे कि हमारे ट्रैफिक कंट्रोलर करते हैं। मान लो कि ट्रैफिक कंट्रोलर क्या हुआ भाई, खड़ा हो गया, अब देखता है कि इधर ज्यादा जाम, ट्रैफिक जाम लग गया, तो इधर वाले को रोक कर इधर वाले को पास कराता है। ठीक है, फिर देखता है कि इधर ज्यादा जाम लग गया, तो इधर वाले को रोक कर इधर पास, मतलब ऐसे ऐसे काम करता है। तो साथ ही ध्यान देना, मैंने बोला कि यही रीजन है कि इस जो गोल्जी बॉडी को हम लोग किस रूप में, इस गोल्जी बॉडी को हम लोग यातायात प्रबंधक के रूप में जानते हैं। ये जो गोल्जी बॉडी होता है, इसको हम लोग यातायात प्रबंधक के बारे में बात करते हैं। प्रबंधक, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना कि वो कौन है भाई। तो यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यातायात प्रबंधक के नाम से किसे क्यों जाना जाता है, देन यू हैव टू से गोल्जी बॉडी। तो आपको बोलना होगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। आपका नेता कैसा हो, नहीं, यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं, ध्यान बोलिएगा, गोल्जी बॉडी होता है। ठीक है, तो यहां से आप लोग गोल्जी बॉडी के बारे में जान लीजिएगा कि गोल्जी बॉडी किसी को क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, इनके बारे में मैंने बताया। ठीक है, हाँ बिल्कुल रवि कुमार, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ट्रैफिक कंट्रोलर यानी यातायात कोशिका का यातायात प्रबंधक के रूप में हम किसको जानते हैं, तो याद रखना मेरे दोस्त, उसको हम लोग ये सिर्फ गोल्जी बॉडी को जानते हैं। बस गोल्जी बॉडी से और कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, एक बार नोटेड करेंगे भाई। हरिदर्शन, आपके यहाँ नेट का इशू होगा। ठीक है, संवहन मतलब परिवहन। संवहन, संवहन कहाँ लिखे भाई, संवहन कहाँ लिखे, पहुंचाता है। और श्रावण, श्रावण सेक्रेशन, सेक्रेशन करता है। ठीक है, सेक्रेशन होता है। Okay, then we have discussed about this Golgi body. Now we have to discuss about next organ which is known as endoplasmic reticulum, जिसको हम लोग किस रूप में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में जानते हैं। मेरे दोस्त याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, जिसको हम अंतःप्रदवी जलिका कहते हैं, जिसको हम अंतःप्रदवी जालिका के रूप में जानते हैं। अब ध्यान देना, ये अंतःप्रदवी जलिका करता क्या है भाई। हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी जो खोज किया था ना, इसकी जो खोज किया गया था। एक बार सभी लोग कमेंट करना, ये कैसे लेयर के मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसके ऊपर कितना लेयर होता है, एक होता है, दो होता है, बिना लेयर का होता है। इसकी जो खोज किया था, इसकी खोज जो पोर्टर नामक एक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है। साथ ही ध्यान देना, हम बात करें कि मान लो कि एक हमारा सेल है और सेल के मिड में क्या होता है भाई, तो सेल के मिड में हमारा एक न्यूक्लियस होता है, और इसी न्यूक्लियस से हमारे एक ऑर्गन कुछ इस प्रकार से, जिसकी आकृति अनियमित होती है, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। देखो ये कुछ इस टाइप से जुड़े होते हैं, जिसकी आकृति अनियमित होती है, यानी इसका कोई निश्चित, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। इट हैव नो, मतलब कि इसका जो शेप, इट हैव नो एनी शेप, यानी कि अनफिक्स्ड होता है। साथ ही इस बात को आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो हमने बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये जो सेक्रेशन इसका नहीं होता, लेकिन इसमें भी क्या होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो हम बात करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये डॉट डॉट लगा होता है, ध्यान देना, डॉट डॉट लगे होते हैं। और कुछ पार्ट ऐसे जो होता है, जो कि पूरा का पूरा क्या होता है, चिकना होता है। साथ ही याद रखना, ये बताता है कि ये जो हमारा
दोनों पार्ट है ना, इसी को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो जिसके ऊपर क्या है, तो जिसके ऊपर पूरे के पूरे डॉट डॉट लगे हैं, यानी कि वो जो डॉट डॉट है ना, उसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। इट मीन्स ये है कि जो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इसका एक आकार बन गया है, जिसको हम लोग किस नाम से, तो साथ ही ध्यान देना, उसे हम लोग किस रूप में, उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका के रूप में जानते हैं। और एक के ऊपर कुछ नहीं है, इट मीन्स ये कि वो मतलब कि पूरा का पूरा क्या है, चिकना है, स्मूथ है, सो दैट उसको हम SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसकी खोज किया पोर्टर ने किया था। और ध्यान देना साथी, इसकी हम लोग बात करते हैं या एकल झिल्ली, कुछ लोग बोले नहीं सर डबल होता है, मेरे दोस्त याद रखना कि एकल परत झिल्ली के रूप में इसको जाना जाता है, या एकल परत झिल्ली वाला अंग होता है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है और मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं। तो आप लोग पीछे वाले कॉपी को भी आप लोग जरूर देखेंगे। ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं इसकी आकृति कैसी होती है भाई, आकृति के बारे में बात करते हैं, इसकी आकृति अनियमित होती है, इरेगुलर होता है। ध्यान देना, इसकी जो आकृति होती है अनियमित, अनियमित यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसकी जो आकृति होती है इरेगुलर होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना, इरेगुलर होता है, अनियमित होती है, और साथ ही साथ बोल सकते हैं ये कोशिका के साथ जुड़े होते हैं, कोशिका के साथ, कोशिका ने केंद्रक के साथ, सॉरी केंद्रक के साथ जुड़ा होता है। हम बोल सकते हैं कि केंद्रक के साथ, केंद्रक के साथ जुड़ा होता है। केंद्रक के साथ क्या होता है भाई, तो जुड़ा होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। तो ये हमने बात किया किसके बारे में, तो हम बात करें एंडोप्लाज्मिक। अब आगे आप लोग एक चीज और नोट करना कि इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। मैंने क्या बोला कि इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। इसके मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्त, इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। और वो कौन कौन सा प्रकार, तो पहला जो होता है उसको हम लोग RER बोलते हैं। RER का मतलब होता है रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के नाम से, इसको रेक्टिकुलम के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको हम लोग खुरदरी, हिंदी में इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो हिंदी में इसको हम लोग खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, ये खुरदरी कैसे हुआ, ये खुरदरा क्यों हुआ, क्योंकि इस पे ध्यान देना, हम लिख सकते हैं कि इस पर राइबोसोम उपस्थित होता है। इस पर कौन उपस्थित होता है भाई, तो राइबोसोम उपस्थित होता है। इस पर राइबोसोम उपस्थित होता है, इस बात को आप लोग याद रखना। और इसी की वजह से राइबोसोम उपस्थित होता है, इसी की वजह से इसकी जो शेप हो जाती है ना, खुरदरी हो जाती है। भाई राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। इसका जो मेन काम होता है ना, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। तो जो अंतःप्रद्रवी जलिका में रफ वाला है, ये क्या करता होगा, तो प्रोटीन को निर्माण में सहायता करता होगा। तो यही बोल सकता हूं ना कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो रफ वाला, ये क्या करता है, इसके इस पर हम बोल सकते हैं, ये लिखना इस पर, लिखेंगे इस पर राइबोसोम उपस्थित होता है। और ध्यान देना, हम बात करते हैं इसके मुख्य कार्य के बारे में, कि इसका जो मुख्य कार्य है, अगर हम लोग डिस्कस करते हैं इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, तो याद रखना प्रोटीन के निर्माण में सहायता करना, प्रोटीन के निर्माण में सहायता, प्रोटीन के निर्माण में क्या करता है, तो सहायता करता है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो मैंने बताया कि इसके मुख्यतः दो प्रकार है, और उस दो प्रकार में मैंने एक प्रकार को देखा, अभी एक प्रकार और है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार है और एक प्रकार और है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। वो कौन सा प्रकार है भाई, तो यहाँ तक नोट कर लिए होंगे आई होप। तो हम लोग बात कर लेंगे सेकेंड, यानी कि दूसरा जो होता है ना, उसको हम लोग SER के रूप में जानते हैं। SER जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना कि ये जो होता है चिकनी, हम बात करते हैं ना चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका के नाम से इसको जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रवी, चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका के नाम से इसको जानते हैं मेरे दोस्त, इस बात को याद रखना। यानी कहने का मतलब है कि इस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता। क्या इस पर राइबोसोम उपस्थित होता है, तो ध्यान देना, इस पर बात करते हैं, इस पर राइबोसोम के बारे में, इस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता, राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है।
नहीं होता है, इसलिए इसकी आकृति, जिसका जो शेप हो जाता है ना, वो पूरा का पूरा चिकना हो जाता है। वही हम बात करते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या, इसका भी तो कुछ कार्य होगा तभी तो हमारे बॉडी में है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो लिपिड्स का क्या करता है, यानी वसाओं का क्या करता है, लिपिड्स का, लिपिड्स के निर्माण में सहायता करता है। लिपिड्स के निर्माण में बोल सकते हैं कि निर्माण में, लिपिड्स के निर्माण में सहायता करता है, लिपिड्स के निर्माण में सहायता करता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। हम बात करें किसके बारे में, तो हम बात कर रहे हैं इस SER के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी कहानियां हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कहानी के बारे में बात करें, तो ये सभी हमारी कहानियां किसकी चल रही है, तो हम बात कर रहे हैं इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ओके, ये हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक दो ऑर्गन है, उसको भी देखकर खत्म कर लेते हैं आज। आज हमारे सारे के सारे सेल ऑर्गन खत्म हो जाएंगे। एक राइबोसोम है, ध्यान देना। अच्छा हाँ, एक चीज ये बताओ, एक बार कमेंट करना भाई कि SER कहाँ पाया जाता है। SER प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है या फिर यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, वसा के संश्लेषण, लिपिड्स का मतलब क्या होता है, वसा होता है। लिपिड्स का मतलब क्या होता है, वसा होता है। वसा का संश्लेषण यानी कि उसके निर्माण की ही बात करते हैं। किसी संश्लेषण का मतलब क्या होता है, निर्माण होता है, सिंथेसाइज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसमें सहायता करता है। चलो एक चीज कमेंट करना कि ये जो जितने भी हम लोगों ने अभी तक ऑर्गन पढ़ा, वो सभी के सभी किस में होते हैं, मतलब कि क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक नए ऑर्गन के बारे में जिसका नाम है राइबोसोम, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं। अभी राइबोसोम क्या होता है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो राइबोसोम के बारे में बात करते हैं, इसको कहाँ देखा गया था, इसको जंतु कोशिका में जेई पिलाटे के द्वारा देखा गया था। ठीक है, तो हम लोग राइबोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान देना, ये जो राइबोसोम होता है ना, इसकी सबसे पहले बात करते हैं, इसकी खोज किसने किया था भाई। अगर हम लोग इसकी खोज के बारे में बात करते हैं, इसकी जो खोज किया था एक साइंटिस्ट है, जिस साइंटिस्ट को हम लोग जेई पैराडे के नाम से जानते हैं। जेई पैराडे ने इसकी सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में देखा था। और ध्यान देना कि जितनी भी अभी तक हम लोगों ने ऑर्गन को पढ़ा, वो सभी के सभी हमारे यूकैरियोटिक वाले होते हैं। ठीक है, वो सभी के सभी क्या है, यूकैरियोटिक वाले थे। और अब हम राइबोसोम के बारे में बात करते हैं ना, ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत में पाया जाता है। ध्यान देना, जितने भी ऑर्गन के बारे में बात की थी मैंने बताया था, याद करना, जब हम लोग एक तरफ प्रोकैरियोटिक लिखवाया था और एक तरफ यूकैरियोटिक लिखवाया था, तो मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, साथ ही याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइबोसोम की खोज सबसे पहले जेई पेलाडे ने किया था। और यह जो एक ऐसी कोशिकांग होती है जो प्रोकैरियोटिक में भी, यानी बोल सकते हैं कि यह बोल सकते हैं कि यह प्रोकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक, यह प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक, यह प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में, कोशिका में पाया जाता है। ध्यान देना, ये प्रोकैरियोटिक के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। हम बात करते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है। साथ ही याद रखना, अगर हम बात करते हैं इसका मुख्य जो कार्य होता है ना, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो याद रखना इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। प्रोटीन का निर्माण करना, ये प्रोटीन का निर्माण करना इसका मुख्य काम होता है। इस बात, निर्माण यानी कि संश्लेषण के बारे में बात करना। ठीक है, और याद रखना कि इससे एक ऐसा ऑर्गन होता है ना, जिसके ऊपर हम बात करते हैं, एक प्रकार का ऐसा ऑर्गन है जिसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी एक प्रकार का मेम्ब्रेन लेस, यानी कि झिल्ली विहीन ग्रंथ, यानी कि एक प्रकार का अंग होता है।
मेम्ब्रेन लेस कहने का मतलब इसके ऊपर कोई भी झिल्लियां नहीं पाया जाता, और ये दोनों में पाया जाता है भाई। और ध्यान देना हम बात कर रहे हैं कि इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है, इसलिए इस राइबोसोम को, इसलिए राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते हैं। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के उपनाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखना उसका नाम है राइबोसोम। यानी प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो उससे हम लोग राइबोसोम को जानते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये जो सारी कहानियां हमारी चल रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इस राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम सिर्फ यही नहीं, मेरे साथ याद रखना, हम राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, जिसमें से एक को 70S और दूसरे को 80S कहा जाता है। एस क्या होता है, तो एस नाम के एक साइंटिस्ट जिनका नाम था सेवेडबर्ग, उन्होंने ही सबसे पहले इस राइबोसोम के बारे में, उनकी आकृतियों के बारे में, उनके शेप के बारे में, उनके आकार के बारे में गणना किया था। इसलिए उनके सम्मान में उसको हम सेवेडबर्ग यानी कि एस के नाम संज्ञा देते हैं। तो ध्यान देना, राइबोसोम के बारे में हमारी कहानियां चल रही है। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम, या फिर डायरेक्टली लिखना, इस यह मुख्यतः यह दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है भाई, तो ये दो प्रकार का होता है, इस बात को आप लोग याद रखना। अब वो कौन कौन सा प्रकार है मेरे दोस्त, तो याद रखना कि इसमें दो प्रकार होते हैं, एक 70S होता है और 70S होता है, और एक क्या होता है 80S होता है। और यहां पर एस पर क्या होता है, एस पर सेवेडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया, तो सेवेडबर्ग एस पर होता है। साथ ही याद रखना 70S को हम लोग, इसको भी दो उपखंड होते हैं, और इसकी दो जो उपखंड होते हैं, इस उपखंड में हम लोग बोल सकते हैं कि 30S प्लस 50S होता है। अब कहोगे कि सर 30 और 50 80 हो जाएगा, लेकिन नहीं, जब इसको सम्मिलित रूप से गणना किया गया ना, तो इसकी आकृति 70S हुआ था। सेम उसी प्रकार जो 80S वाले होता है, साथ ही याद रखना ये जो 80S वाला होता है वो कैसा होता है भाई, तो वो जो होता है 40S प्लस 60S के रूप में होता है। आप कहोगे कि 100 होता है, हाँ 100 तो हम भी मानते हैं कि 40 और 60 100 होता है, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एस है, ये यानी इसको जो सम्मिलित रूप से गणना किया गया ना, तो इसकी जो गणना किया गया सम्मिलित रूप से, तो ध्यान देना ये जो क्या हुआ भाई, तो यह 80S के रूप में ही इसको जाना जाए। ठीक है, तो इसके मुख्यतः दो प्रकार है, और यह कोशिका की सबसे छोटी अंग के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, ओके दीप्ति पाठक, डोंट वरी, जहां पर हमको लगेगा कि बताना चाहिए उसको हम बताते जाएंगे। तो यह दो प्रकार का होता है। और याद रखना कि जो 70S वाले होते हैं, ये 70S वाले कहां पाए जाते हैं भाई, तो प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करते हैं। ध्यान देना, ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और साथ ही साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम सुने होंगे, ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत में पाया जाता है। ये तीनों जगह पाया जाता है, इस चीज को ध्यान देना कि पाया जाता है। ये कहां कहां पाया जाता है, तो ये तीनों जगह पाया जाता है। जबकि हम बात करते हैं कि जो 80S वाले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पाए जाते हैं भाई, तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत में ये पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने इस चीज के बारे में बात किया। सेवेंटी एस के दो उपखंड होते हैं, एक बड़ा होता है और एक इससे छोटे लगे होते हैं, और इसको हम लोग 50S के रूप में जानते हैं और इसको 30S के रूप में जानते हैं। ध्यान दें, जब दोनों को सम्मिलित रूप से गणना किया गया ना, तो इसको 70S के रूप में जाना गया। ओके, तो यहां से आप लोग बात कर सकते हैं कि ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, और जिसको मैंने बताया आप लोग के सामने, बस यही है, कुछ खास नहीं है। ध्यान देना कि प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के पास खुद का क्या होता है, तो खुद का इनके पास खुद का इनके पास राइबोसोम होता है। एक चीज माइटोकॉन्ड्रिया बल्कि लिख लेना आप लोग, टाइम जगह तो होगा ही, तो याद रखना, इस पे लिख लेना इसका स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। इसका स्वयं का, इसमें स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होता है, इस चीज को ध्यान रखना। और जो डीएनए की शेप होती है ना, वो सिंगल हेलिक्स में होता है, एज लाइक बैक्टीरिया। हम बात करते हैं कि जो डीएनए का जो शेप होता है, यहाँ पर आप लोग चीज को लिख लेना, थोड़ा सा मेरा छूट गया था। हम बोल सकते हैं कि इसका जो डीएनए होता है ना, वो सिंगल हेलिक्स होता है। मेरे दोस्त याद रखना, वो कैसा होता है, तो सिंगल हेलिक्स होता है।
इस चीज को आप लोग नोट करना। जो डीएनए होते हैं सिंगल हेलिक्स, और आपको पता है एज लाइक हम बोल सकते हैं कि एज लाइक, हाँ बिल्कुल डॉली कुमारी 70s वाले सिंगल हेलिक्स होता है, एज लाइक हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके जैसा समान होता है, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? आप लोग इसको जरूर लिखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होता है, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था, और ऑलरेडी पहले भी मैंने डीएनए के बारे में बताया था, ठीक है। हैव डन? हैव यू अंडरस्टैंड? और हैव यू एनी क्वेश्चंस? देन 70s अनडेवलप्ड होते हैं और 80s डेवलप होता है। ओके, देन ये हमारा ये भी खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे एक और ऑर्गन देख लेते हैं, लवक, उसके बाद रसधानी। एक कैसो हीरो है, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे सर, कैसो रसधानी क्या होता है? भाई रुको यार, रसधानी मैंने अभी पढ़ाया नहीं है ना, रसधानी को पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो सब आपके मन में भर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ओके, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, आपसे मैं प्यार करता हूँ और आप भी मुझे प्यार करो, मैं यही चाहता हूँ। पता नहीं गाना भी है, प्यार दो प्यार लो, गाना सुनोगे नहीं? और आपको पता है जीने को है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जीने को है 4 दिन, हो, बाकी है बेकार दिन। सर डीएनए में डबल होता है ना, वो हम लोगों में होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का है, वो एक अलग खुद का स्वयं का है, तो उसको सिंगल हेलिक्स वाला है। बाकी तो हमारे केंद्रक में जो पाए जाते हैं तो डबल लेयर वाले होते हैं, ठीक है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी जड़ी संरचना होती है, मैंने लिखा रखा है। हाँ बिल्कुल, निक्के से लिख सकते हैं। तो हम बात करें हरित लवक के क्या है, बात कर लेते हैं कि हरित लवक से किसे पाया जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। भाई अब बात करने जा रहे हैं अब किसके बारे में, लवक के बारे में। तो अगला हमारा पॉइंट ही होगा, उस पॉइंट का नाम है लवक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्लास्टिड के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। ध्यान देना साथ ही, सबसे पहले यह पादप कोशिका में सिर्फ पाया जाता है, या सिर्फ बोल सकते हैं कि सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, या सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान देना। यह सिर्फ कहाँ पाया जाता है भाई, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान देना। और याद रखना कि इसकी जो खोज किया था, इसकी जो खोज किया है उस साइंटिस्ट का नाम है, उसको हम लोग हैकल के नाम से जानते हैं। इसकी जो खोज करने वाले वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिक का हम लोग किस नाम से, तो हैकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला इसकी खोज किसने किया, हैकल ने किया था। भाई ये 3 प्रकार का होता है दोस्त, ध्यान देना मेरे साथी, ये कितने प्रकार के किया, तो ध्यान देना, यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है, इस चीज को आप 3 प्रकार का होता है, इस बात को आप लोग याद रखना। और कौन कौन सा प्रकार है, तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, तो पहले वाले को अवर्डी लवक कहते हैं, जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, हिंदी में अवर्डी लवक कहा जाता है, अवर्डी लवक के नाम से इसको हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। भाई ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ध्यान देना कि हम बात करते हैं कि हमारे जो पादप, मैंने सबसे पहले यही बताया कि ये जो लवक होते हैं ना, वो पादप में पाए जाते हैं। भाई पादप में पाया जाता है, और इसकी खोज हैकल ने किया है। और ये कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो मैंने सबसे पहला बताया कि है, सबसे पहला हमारा क्या, अवर्डी लवक है। भैया अवर्डी लवक होता कहाँ है, पाया कहाँ जाता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है कि एक हमारे पादप का कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे पादप के कुछ ऐसे अंग होते हैं, कुछ ऐसे भाग होते हैं ना, जिनका कोई कलर नहीं होता। अब एक बार कमेंट करना कि पादप का ऐसा कौन सा अंग है जिसके पास कोई कलर नहीं होता, और वहां पर एक लवक पाया जाता है, जिस लवक को हम लोग अवर्डी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्त याद रखना मेरे साथी सभी लोग कि यह एक प्रकार का रंगहीन लवक होता है, और बोल सकते हैं एक प्रकार का कलरलेस होता है, कलर रंगहीन होता है, इस बात को ध्यान देना। और ये पादप के किस जगह पे पाए जाते हैं मेरे साथी, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो याद रखना कि यह कहां पर, तो यह जड़ में पाया जाता है, क्योंकि जड़ में पाया जाता है। भाई अब जड़ में पाया जाता है और इसका कोई कलर नहीं होता, बट इसका काम तो क्या होता है, तो ये पोषक तत्व यानी कि बोल सकते हैं भोजन का संग्रह करता है। तो ये कहां पाया जा रहा है भाई, ल्यूकोप्लास्ट हमारे जड़ में पाया जाता है, जिसका कोई कलर ही नहीं होता है। ओके,
ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत लोग का कमेंट आ रहा है जड़, चलो वेरी गुड। जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा जो प्रकार होता है, उसको हम लोग वर्डी लवक के रूप में जानते हैं। भाई वर्डी लवक कौन होते हैं? जिसको हम लोग हिंदी में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। साथ ही याद रखना, जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, क्रोमोप्लास्ट, इसको हिंदी में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये एक प्रकार का रंगीन होता है, यानी कि पूरा कलरफुल होता है। हम बोल सकते हैं ये एक प्रकार का कैसा होता है, रंगीन, यानी बोल सकते हैं एक प्रकार का कलरफुल होता है मेरे दोस्त, इस बात को याद रखना। ये एक प्रकार का रंगीन होता है, पूरे के पूरे कलरफुल होता है। और ये पाया कहाँ जाता होगा? तो पौधे के एक वैसे भाग जो कि कलरफुल होते हैं, जैसे कि फूल होता है ना, फूल तुम्हें भेजा है खत में। तो जो फूल होते हैं, फल होते हैं, जो बीज होते हैं ना, वो सभी के सभी हमारे एक प्रकार के क्या है? तो याद रखना कि वहां पर एक प्रकार के लवक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसके कलर रंगीन होते हैं। और ध्यान देना कि ये हमारे पे, उसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट के रूप में जानते हैं। बोल सकते हैं कि यह फूल, फल का भी अलग अलग कलर होता है भाई, फल तथा बीज। आप देखना, बीज के भी अलग अलग कलर होते हैं, बीज में पाए जाते हैं। ओके, तो ध्यान देना साथी, यहाँ पर इस चीज पाया जाता है। और वर्डी लव, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर बोल सकते हैं, जैसे उदाहरण में मैंने बोला कि चलो भाई उसके उदाहरण भी कुछ देख लेते हैं कि उसके उदाहरण में क्या क्या होंगे। तो उदाहरण में बात करते हैं कि जो टमाटर होता है ना, टमाटर, टमाटर कैसा होता है? टमाटर लाल होता है। लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक वर्णक पाया जाता है, जिसको हम लाइकोपीन के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो लाइकोपीन कहते हैं। फिर मैंने बोला कि जो चुकंदर होता है ना मेरे साथ ही, चुकंदर, और चुकंदर भी क्या होता है? तो लाल होता है। और ये किसकी वजह से होता है? तो विटामिन की वजह से होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना मेरे दोस्त, कि ये विटामिन की वजह से, विटामिन, विटामिन की वजह से ये क्या होता है? तो लाल होता है। फिर हम बोल सकते हैं कि जो हल्दी का रंग पीला होता है, बहुत लोगों के ऊपर तो हल्दी का रंग चढ़ा भी होगा। कितने लोग हैं भाई जिनके ऊपर हल्दी का रंग चढ़ गया? पर कमेंट करना कि हाँ सर मेरे ऊपर चढ़ गया, मैं शादीशुदा हूँ। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट, एक बार कमेंट करना भाई किसके ऊपर चढ़ गया। जो चढ़ गया उसको वही बोलेगा, ऐसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, तो ध्यान देना कि हल्दी का रंग कैसा होता है भाई? हल्दी का रंग पीला होता है, और जिसके ऊपर चढ़ता है ना, वो भी पूरा लाल पीला हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? तो कुरकुमीन, याद रखना मेरे दोस्त, तो कुरकुमीन एक वर्णक है, और उसी कुरकुमीन के कारण इसका रंग कैसा होता है? तो पीला हो जाता है। ओके, तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे, हम बोल सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के हमारे वर्णक हैं, जिनकी वजह से उनका कलर अलग अलग होने लगता है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा फास्ट करेंगे भाई। एक चीज और हम बात कर लेते हैं, हरित लव। उसके बाद मैंने बोला कि जो सेव में होता है ना, सेव का रंग लाल होता है, और ये जो लाल होता है ना, कैप्सेसिन के कारण होता है। इसको भी आप लोग याद रखना, कैप्सेसिन, सॉरी, एंथोसाइनिन होता है, एंथोसाइनिन होता है, सॉरी। ये क्या होता है? एंथोसाइनिन की वजह से इसका रंग लाल होता है, इसको भी ध्यान देना। उसके बाद बोल सकते हैं कि ये अलग अलग उदाहरण है। फिर हम बोल सकते हैं कि जो बात करते हैं भाई, कि जो पपीता में क्या होता है? तो पपीता में कैप्साइसिन होता है, कुछ नहीं ज्यादा, इसको एटीसी कर लेना, बाकी आप लोग इसको देखते रहना। ओके, चलो, चलो मेरे ऊपर चढ़ गया सर, यस सर, मेरे ऊपर, हम पर, वाह, पूरा शादीशुदा है का? हाँ बिल्कुल, अनिकेत कुमार। अच्छा, देखिए बोल रही कि सर मेरे ऊपर चढ़ने वाला है। चलिए, अच्छी बात है। तो ध्यान देना, यहाँ पे एक और लवक है भाई, उसको भी, लवक को हम लोग देखे फाइनली कर देते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमारे सामने विकास सर खड़े हैं, जो आप लोग को फिजिक्स पढ़ाने वाला है। ध्यान देना, जो तीसरा लवक होता है ना, उसको हम लोग हरित लवक के रूप में जानते हैं। भाई ये हरित लवक को हम लोग इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ध्यान देना, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये एक हरित लवक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान देना, हरित लवक के बारे में क्या क्या बातें करेंगे भाई? तो इस हरित लवक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये पौधों को या पादप को क्या करता है? तो पादप को हरा रंग प्रदान करता है। पादप को हरा यानी कि ग्रीन कलर के बारे में बात करें, ग्रीन रंग प्रदान करता है, ग्रीन रंग प्रदान करता है। इस बात को आप लोग ध्यान देना, कि ग्रीन रंग प्रदान करता है, इस बात को आप लोग याद रखें, जिसको हम लोग किस रूप में? तो क्लोरोप्लास्ट के रूप में जानते हैं। साथ ही याद रखना कि ये पौधों के पादप के कहा, तो बोल सकते हैं कि पादप के पत्तियों में पाए जाते हैं। पादप के तनु तथा पत्तियों में पाए जाते हैं। तनु तथा, हम बोल सकते हैं कि तनु तथा पत्तियों में पाया जाता है, तनु तथा पत्तियों में पाया जाता है, तनु तथा पत्तियों में पाया जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना, कि तनु तथा पत्तियों में पाया जाता है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला साथी? याद रखना कि इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। इसमें मैंने बोला कि इसमें कौन सा वर्णक? तो क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल
नामक क्या होता है, तो नामक वर्णक पाया जाता है, नामक वर्णक पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना कि इसको हम लोग किस रूप में, इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, ये वही क्लोरोफिल है जो कि क्या करता है, जो जिसके अंतर्गत बोल सकते हैं कि इसके अंतर्गत बोल सकते हैं। और ये हमारे क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंतर्गत में कौन सा तत्व, कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसके अंतर्गत मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसके अंतर्गत में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना। साथ ही याद रखना कि जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, वो पायरोल रिंग में पाए जाते हैं। ध्यान देना, ये कौन से रिंग में, तो ये पायरोल रिंग के अंतर्गत में पाए जाते हैं। हाँ जी बोलिए, हाँ बोलिए ना। हेलो, आइए ना, कोचिंग पे आइए ना, चलते हैं और जल्दी, फास्ट हो गया मेरा। तो मैंने बोला कि ये क्लोरोफिल में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, हम लोग चर्चा करते हैं इस सब के बारे में। और ये हमने बोला कि ये इसके अंतर्गत मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। उसके साथ साथ ही याद रखना कि ये वही क्लोरोफिल है जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, तो ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, तो सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। और जब सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है ना, जब ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है भाई, तो याद रखना कि जब ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है, तो इसकी जो क्लोरोफिल, हम बात करें इस क्लोरोफिल का जो रासायनिक सूत्र होता है C55H72MgN4O5 होता है। तो उसकी जो बात करते हैं कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे के पूरे फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने के क्रम में वो H2O को तोड़ते हैं, और H2O को तोड़ने के बाद ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। वही हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है और उनके आहार यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है। इट मीन्स ये कि हम बोल सकते हैं कि इसी हरित लवक के अंतर्गत में पौधों के अंतर्गत में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। और आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सो दैट दिस क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ प्लांट। तो ध्यान देना, हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है भाई, हम लोग क्लोरोप्लास्ट में बोल सकते हैं कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, और याद रखना कि इससे को हम लोग, इस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किस रूप में, इसको हम लोग किचन ऑफ प्लांट कहते हैं। मैं यहाँ पे बोर्ड में लिख देता हूँ कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड है, इसको हम लोग किस रूप में, किचन ऑफ प्लांट, यानी पादप का रसोई घर। पादप का रसोई घर। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, और इसी के साथ हमारी सेशन यहीं पे लास्ट है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसकी अगली कहानी के बारे में। ठीक है, क्योंकि अभी मेरी ऑफलाइन क्लास है और गाड़ी आ चुकी है, तो ठीक है, उसमें हम लोग चीजों को देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।